आज के इस सत्र में दो सब्जेक्ट रखे गए हैं कि मुसलमानों में दूसरे मजलूम लोगों के साथ इत्तेहाद कायम करने की इच्छा कमजोर होना यह राष्ट्रीय समस्या है। दूसरा सब्जेक्ट है कि एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता, यानी सभी मजलूमों में इत्तेहाद कायम किए बगैर कौम और मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। ये दो मुद्दे आज के इस सत्र में चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। तमाम वक्ताओं ने अपनी बातों को यहां कहा। मैं चंद लाइनों के साथ अपनी बात आप लोगों के दरमियान रखना चाहूंगा, और खास तौर से जो भारत में एक बड़ी आबादी ईमान, इत्तेहाद, मसावात और इंसाफ को मानने वाली है, मुसलमानों की, आखिर वो कहां गलती कर रहे हैं, कहां मिस्टेक कर रहे हैं, और उनके इस मिस्टेक से, उनके इस गलती से बार बार एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम भारत में हुक्मरान बन रहा है, सत्ता में चुन के आ रहा है। तो ये चंद लाइनें शायद भारत के मुसलमानों को इस बात की समझ पैदा करेंगी कि सदियां गुजर गई इस जुल्मत कदे में तेरी, सदियां गुजर गई इस जुल्मत कदे में तेरी, पर इसके जमा मका से नाआस ना है तू, छोड़कर तूने अपने दीन का इंकलाब, ब्राह्मण के फरेब में जा फंसा है तू। आज भारत का मुसलमान और भारत के मुसलमान नहीं, मुसलमानों के चाहे मजहबी कायद हो, चाहे सियासी कायद हो, ये कहीं न कहीं ब्राह्मणवादी फरेब में, ब्राह्मणवादी लोगों के चंगुल में फंसे होने की वजह से आज के तारीख में जो अक्सरियत की एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है, उसके अंदर ये इल्म पैदा नहीं होने दे रहे हैं कि भारत में कौन सही मायने में जालिम है और कौन सही मायने में मजलूम है। तो भारत में ऐसा क्यों नहीं होने देना चाहते हैं 3.5% तादाद के मनुवादी लोग? वो जानते हैं कि अगर भारत की एक बड़ी आबादी जो मुसलमानों की है, अगर इसके अंदर, अगर इस बात की जिस दिन समझ पैदा हो जाएगी कि कौन जालिम है, कौन मजलूम है, उसी दिन भारत में एक बड़ा इंकलाब बर्पा होगा और भारत में मूल निवासी समाज हुक्मरान बन जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गैर बराबरी और नाइंसाफी का निजाम खत्म हो जाएगा। ये बात भारत में 3.5% मनुवादी जानते हैं, समझते हैं। इसलिए पूरे देश भर में जो इस तरह की तहरीकें बामसेब भारत मुक्ति मोर्चा के जरिए मुल्की सतह पे चलाई जा रही है, खुलकर अगर आज के तारीख में अगर भारत में कोई ऐसा मंच है, भारत में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अगर नजर आता है जो ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, मनुवाद के खिलाफ चर्चा करता है, तो बामसेब भारत मुक्ति मोर्चा का मंच है। और 3.5% मनुवादी नहीं चाहते कि खुलकर भारत में ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद पे चर्चा हो। अगर जिस दिन खुलकर ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद पे ये चर्चा राष्ट्रीय स्तर पे शुरू होगी, उसी दिन ब्राह्मणों की और ब्राह्मणवादी लोगों की चौधराहट भारत से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए लगातार इस देश में एक बड़ी आबादी है, उसे गुमराह करने के लिए ये कोशिशें उनके जरिए की जाती रही है। इसलिए साथियों, सबसे पहले हम तमाम लोगों को इस तरह की जो परेशानियां, इस तरह की जो मुसीबतें हुक्मरान जातियों के जरिए लगातार पैदा की जा रही है, उन तमाम मसलों की निशानदेही करनी होगी। जब तक हम किसी बीमारी का डायग्नोसिस नहीं करेंगे, डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देने से पहले उसका डायग्नोसिस कराता है और डायग्नोसिस कराने के बाद जब वो नतीजे पे पहुंचता है तो ट्रीटमेंट देता है, और ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट उस बीमारी से ठीक हो जाता है। लेकिन आज के तारीख में
मैं धन्यवाद देता हूं वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब वामन मेश्राम साहब को कि जिंदगी का एक लंबा हिस्सा, लंबा अरसा 48 साल से इस देश के मूल्यवासी बहुजनों को, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को, क्षत्रिय समाज के लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश में मसले की निशानदेही को तय कर लिया है। उन्होंने इस देश के मूल्यवासियों के दरमियान जो बीमारी है, उस बीमारी की वजह की डायग्नोसिस कर लिया है, और वो बीमारी है ब्राह्मणवादी व्यवस्था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खात्मे के साथ ही इस देश में जुल्म और नाइंसाफी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आज अगर भारत में एक बड़ी आबादी अगर मुसलमानों की है, तो मुसलमान के होने का एक वजूद है, मुसलमान के होने का एक मकसद है दुनिया में। वो मकसद था, अगर वाकई में भारत का मुसलमान अपने आप को मुसलमान मानता, वाकई में भारत का मुसलमान जिस दीन का हिस्सा है, अगर उस दीन के बुनियादी तालीमात को अपने अमली जिंदगी में अमल में लाता, तो साथियों इस देश में गैर बराबरी का निजाम नहीं होता, जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं होता, हजारों जाति के टुकड़ों में तकसीम किया गया समाज बेबस और लाचार मजबूर नहीं होता। तो कहीं न कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुसलमानों पे उनके दीन ने उन पर फर्ज की अदा की है, उस फर्ज से मुसलमान भटक गया है। और भटकने के पीछे इस देश में जो मुसलमानों के मजहबी कायद हैं, भटकने के पीछे इस मुल्क में मुसलमानों के आज के मौजूदा सियासी कायद हैं, कहीं न कहीं वो जिम्मेदार है। क्योंकि हम देखते हैं तमाम बड़े ऐसे आलिमे दीन हैं, चेहरे हैं, जो मजलूमों के साथ मंच साझा करते हुए नजर नहीं आते, बल्कि मजलूमों के साथ उठने बैठने और मंच साझा करने से गुरेज और परहेज करते हैं। लेकिन इस देश में जुल्म और नाइंसाफी के मिशन पे काम करने वाले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के साथ चाय के टेबल पे चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आते हैं। ऐसे भी मौलानाओं को मैंने देखा। सितंबर 2018 में, सितंबर की 20 तारीख थी 2022 में, जब हम लोगों ने लखनऊ में हज हाउस में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का कार्यक्रम किया माननीय वामन मेश्राम साहब की अध्यक्षता में, तो दूसरे दिन मोहन भागवत को मौलाना इलियासी ने गाजियाबाद में अपने मदरसे में बुलाया और ये कहा कि आज मोहन भागवत, अगर देखा जाए देश में आज के तारीख में, हमें इनमें राष्ट्रपिता की झलक नजर आती है। ये हमारे राष्ट्रपिता हैं। राजस्थान में एक मौलाना ने कहा, आज के तारीख में मोहन भागवत देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता और कायद हैं। ऐसे मौलानाओं को मैं कहता हूं कि अगर ऐसे लोग मोहन भागवत को दुनिया का सबसे बड़ा नेता और कायद मानते हैं, ऐसे लोग जो मौलाना इलियासी को राष्ट्रपिता तक मानने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे लोगों के राष्ट्रपिता हो सकते हैं मोहन भागवत, क्योंकि हो सकता है ऐसे मौलानाओं का रिश्ता मोहन भागवत से डीएनए का रिश्ता हो। ऐसे मौलानाओं का जो रिश्ता है वो हो सकता है मोहन भागवत से मिलता हो। इसलिए ऐसे मौलानाओं के राष्ट्रपिता मोहन भागवत हो सकते हैं। ऐसे मौलानाओं के बड़े नेता और कायद मोहन भागवत हो सकते हैं। लेकिन इस देश के मूल्यवासी मुसलमानों और बहुजनों के नेता और कायद मोहन भागवत नहीं हो सकते। तो आज इस देश में अगर इस तरह की समस्या है, तो उस समस्या की जड़ में कहीं न कहीं जो नाम निहाद जो है कायद और नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के पीछे जो हमारे लोग खड़े हुए हैं, रहनुमा खड़े हैं, वो जिम्मेदार है। इसलिए गौर करने वाली बात है साथियों कि आज के तारीख में ये जो आज चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निकलने की जरूरत है। क्योंकि साथियों जिंदा कौमों के सामने ही चुनौतियां आती है।
मुर्दों के सामने कोई चुनौतियां नहीं आती, जिंदा कौमों के सामने ही चुनौतियां आती है और जिंदा कौमें उन चुनौतियों से भागती नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करती है। आज हमें फक्र है मान्यवर बावन मेश्राम साहब पे और इस कॉन्फ्रेंस हॉल में, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हजारों की तादाद में जमा हुए जो लोग हैं वो जिंदा हैं और वो इस चुनौतियों को स्वीकार कर चुके हैं और इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खात्मे के लिए वो अपनी जिंदगियां लगाने के लिए वक्त और इल्म और माल की कुर्बानी देने के लिए आज यहां जमा हुए हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में साथियों एक बड़ा इंकलाब आएगा और ये व्यवस्था बदलेगी। आखिरी चंद लाइनें मैं मान्यवर बावन मेश्राम साहब को समर्पित करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि ये बात अलग है, ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चराग आंधी में जल रहा है। आज के तारीख में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ कोई चट्टान की तरह कोई नेतृत्व और कायद खड़ा है तो मान्यवर बावन मेश्राम साहब खड़े हैं, बाकी तो उनके चरणों में गिर पड़े हैं। इसलिए साथियों ये बात अलग है कि तुम न बदलो लेकिन ये जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून, यही ख्वाब है मेरा, वहां चराग जला दूं जहां अभी भी है अंधेरा। ये संकल्प लेकर ये तमाम हम लोग जो है मैदान में काम कर रहे हैं। तो इस आशा विश्वास के साथ इस लड़ाई के लिए मैं देश भर के मुसलमानों को अपील करता हूं कि इस देश में मजलूमों की हिमायत में, मजलूमों की रहनुमाई में जो सबसे बड़ी समाजी कैडरवेश तंजीम है आज के तारीख में वो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा है। इस तंजीम का हिस्सा बनने की जरूरत है और जालिमे के जुल्म को खत्म करने के लिए आगे आने की जरूरत है। हम आपने ऐसा करेंगे। आपने मेरी बात सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद साथियों।